मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज एक न्यू टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो है लघुगणकीय फलन, लॉग फंक्शन। ठीक है, तो लॉग फंक्शन क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जाना था। अर्थात अगर हमारे पास y इक्वल क्या था, a टू दी पावर ऑफ x, y इक्वल a टू दी पावर ऑफ x जो है मेरा एक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अर्थात एक साधारण एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अर्थात चरघातांकीय फलन है। यहाँ पर हमने पढ़ा था जहाँ पर a जो है इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पढ़ा था ना। और इसके हमने बहुत सारे ग्राफ्स पढ़े थे। अब देखिए इसी से हम लघुगणकीय फलन को जानते हैं कि लघुगणकीय फलन का जो रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से है। ठीक, अगर हमारे पास y इक्वल a टू दी पावर ऑफ x एक साधारण चर घातांकीय फलन है तो इसको हम लॉग फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं, इक्वल, सो हम इसको लिख सकते हैं लॉग, देखिए a जो है, देखो y इक्वल a बेस की पावर x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग a बेस y इक्वल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लॉग a बेस y इक्वल x, तो ये मेरा एक लघुगणकीय फलन है। ये चर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये मेरा क्या है, लघुगणकीय फलन है। इसको ऐसे समझते हैं, आपने वहाँ पढ़ा होगा, जैसे हम लिखते हैं 2 टू दी पावर ऑफ 3 इक्वल कितना हुआ, 9 हुआ। ये 2 की पावर 3 इक्वल हमारा हुआ कितना हुआ, 8 हुआ। 2 टू दी पावर ऑफ 3 इक्वल 8 हुआ। अब मैं इसको लॉग में कैसे लिखूंगा, सो लॉग 2 बेस 8 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही इसको आप ऐसे भी यहाँ पर समझ सकते हैं। क्लियर है, तो जो बेस है वो बेस रहेगा, जो वैल्यू आ रही है वो लॉग a बेस y इक्वल x, जो पावर है वो x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, ये तो हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लघुगणकीय फलन का एक रिलेशन निकाला, अर्थात एक्सपोनेंशियल से ही हमारा क्या निकला है, एक लघुगणकीय फलन निकला हुआ है। चरघातांकीय फलन से ही लघुगणकीय फलन बना है। अब हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं, लघुगणकीय फलन हुआ क्या। तो देखिए हुआ क्या, लॉग फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए लॉग, देखिए बेस a ले लेता हूँ क्योंकि लघुगणकीय फलन का हमेशा कोई ना कोई क्या होगा, बेस होगा। तो लॉग a बेस मैपिंग r पॉजिटिव इम्प्लाई टू r पर, ठीक है, लॉग a बेस x इक्वल y एक लघुगणकीय फलन है। एक लघुगणकीय क्या है, फलन है। ये हमारे लघुगणकीय फलन की परिभाषा है कि लॉग a बेस मैपिंग r पॉजिटिव इम्प्लाई टू r पर लॉग a बेस x इक्वल y मेरा एक लघुगणकीय क्या निकल गया, फलन निकल गया, एक लॉग फंक्शन है कि नहीं। अब देखिए ये इसकी जो पूरी डिस्कशन निकलेगी, इसका प्रांत और परिसर, ये मैंने r पॉजिटिव लिया, ये r लिया, क्यों लिया, इसका भी हमारे पास एक रीजन है। देखिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लॉग a बेस x इक्वल y लिखते हैं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो दैट इम्प्लाई a टू दी पावर ऑफ y इक्वल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। a टू दी पावर ऑफ y इक्वल x। अब आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा हुआ था, देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ही है, ये जो x है, देखिए अब लॉग फंक्शन हट गया। अब इसको आप थोड़ी देर नेग्लेक्ट करिए, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या निकल गया हमारा, a टू दी पावर ऑफ y इक्वल x निकला है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो x जो होता है, x जो है a टू दी पावर ऑफ y इक्वल x, ये मेरा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक फॉर्मेट है। तो जो x होता है ये क्या है, देखिए इसमें फलन का प्रांत क्या हुआ, y, और परिसर क्या हुआ, x, वैल्यू चेंज हो गई है। अरे ये लिखते हैं ना, हमें a टू दी पावर ऑफ b इक्वल y लिखते हैं, या a टू दी पावर ऑफ x इक्वल, अगर आप y लिखते हैं तो यहाँ पर x प्रांत है, y क्या है, परिसर है। अब ये x का स्थान यहाँ पर y ने ले लिया क्योंकि फंक्शन इसके अकॉर्डिंग बना हुआ है ना, लॉग a बेस x इक्वल y के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, तो यहाँ पर x फलन का क्या हुआ, परिसर हुआ। तो परिसर है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का परिसर क्या आता था, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था,
एक्सपोनेंशियल फलन का जो परिसर है वो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों, जब ग्राफ बनाया था तो हमने वहाँ पर क्या बनाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये बनाया था ना कि जैसे जैसे आप वैल्यू घटाते रहेंगे तो एक ग्राफ कभी भी इससे नीचे नहीं जाएगा, बल्कि हमेशा पहले और दूसरे चतुर्थांश में ही रहेगा। और दूसरे चतुर्थांश में यदि माइनस की वैल्यू और बड़ा करोगे तो बिल्कुल ये इससे क्लोज चलने लग जाएगी, ये रेखा जाएगी ना। तो इसलिए x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, r पॉजिटिव रहेगी। और x यहाँ पर x जो है ये है r पॉजिटिव, तो आपने ध्यान रखना है x हमेशा r पॉजिटिव होगा। और y जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि आप देखिए y आप पॉजिटिव पे भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव पे भी निकाल सकते हैं और साथ में जीरो पर भी निकाल सकते हैं। क्यों घातांक किसी भी बेस पर किसी भी पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप पॉजिटिव पावर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव की भी निकाल सकते हैं और जीरो की भी निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए y की जो वैल्यू होगी वो एक रियल नंबर होगा। ठीक हो गया। अब फिक्स हो गया x एक पॉजिटिव रियल नंबर है और y जो है एक रियल नंबर है। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो x जो है वो क्या होगा, एक x यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो x ये है वही x तो ये लॉग के अंदर भी है, तो ये जो x होगा वो हमेशा क्या होगा, एक r पॉजिटिव होगा। और y जो होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा ना। अब देखिए लॉग फंक्शन में x जो है वो क्या बनना है, प्रांत बनना है, और y क्या बनना है, इसका परिसर बनना है। नहीं बनना। तो इसलिए इस लॉग फंक्शन का जो प्रांत होगा हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और जो इसका सहप्रांत होगा या परिसर जो होगा वो एक क्या बनेगा, रियल नंबर। कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल वैल्यू आपकी आ सकती है ना। तो यहाँ पर हम इसके लिए अगर लिखेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा हमारा। इसलिए लॉग फलन का लॉग a बेस x इक्वल y में फलन का प्रांत क्या होगा, फलन का प्रांत इक्वल हमेशा r पॉजिटिव होगा। फलन का परिसर क्या होगा, फलन का परिसर इक्वल हमेशा एक रियल नंबर होगा। ठीक हो गया। तो दो चीजें हमारी फिक्स हो चुकी हैं, प्रांत और परिसर। ठीक है, ठीक, तो इसको नोट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन चलते हैं। कहीं पर अगर मैं लिख दूं log 10 बेस x लिख दूं, क्योंकि जो आपकी लॉग टेबल बनी है log 10 बेस x बना हुआ है ना, तो log 10 बेस x अगर कहीं पर आपको मिल गया तो इसको हम कहते हैं साधारण लघुगणक। क्या कहते हैं, साधारण लघुगणक। ठीक है, अगर ठीक है 10 बेस x इक्वल ही हमारा एक साधारण लघुगणक है, और एक होता है log e बेस x, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक लघुगणक। प्राकृतिक लघुगणक कहेंगे, अर्थात log 10 बेस x को हम जनरल लॉगरिथम कहेंगे और e बेस x को हम नेचुरल लॉग कहेंगे। नेचुरल लॉग हमेशा e बेस पर होगा। क्यों, क्योंकि आपने वहां पीछे पढ़ा हुआ था y इक्वल e की पावर x जो है एक प्राकृतिक चरघातांकी फलन है, पढ़ा था। y इक्वल e की पावर x जो है एक प्राकृतिक चरघातांकी फलन है। तो अब इसको अगर हम लॉग में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, log e बेस y इक्वल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये जो e बेस पर कोई भी लॉग अगर बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, एक प्राकृतिक लघुगणक बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट रखनी है। ठीक है, और एक चीज और ख्याल करेंगे, प्राकृतिक लघुगणक को जैसे आप किताबों में देखेंगे, फिजिक्स में भी यूज में आता है, तो इस log e बेस x को ऐसे लिख देगा, और log e बेस x, या इसको आप वो लिख देगा ln, क्या लिख देगा, ln x। ये दोनों एक ही चीज है। ln x का मतलब भी प्राकृतिक लघुगणक है और log e बेस x का मतलब भी क्या है, प्राकृतिक लघुगणक है। बस इसको लिखने का ये क्या है, दूसरा तरीका है। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा लॉग फंक्शन के ग्राफ पर चलते हैं। ठीक है, देखिए जब लॉग फंक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे, वो प्राकृतिक चरघातांकी फलन का आपने ग्राफ देखा होगा, नहीं चरघातांकी फलन का। ऐसे अगर हम लॉग फंक्शन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान देंगे, ये x हो गया, ये x डैश x हो गया, ये y एक्सेस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देंगे, जैसे उसमें आपने चरघातांकी फलन में देखा था, जो भी ग्राफ चल रहे थे वो हमारे कहाँ से चल रहे थे, इस पॉइंट से चल रहे थे।
कहाँ से, 0,1 से। ये जो भी आप वैल्यू निकाल लेते, ये देखिए ये ऐसे निकाल लेते ना, तो लॉग फंक्शन में जो भी ग्राफ चलेगा वो ऐसे आएगा, ये इस प्रकार से हमारे लघुगणकीय फलनों के क्या चलेंगे, एक ग्राफ चलेंगे। जैसे अगर हम चर्चा करें लॉग, ये ग्राफ अगर मेरा आ गया log 10 बेस x का ग्राफ, तो ये आ गया, ठीक है। अब log 10 बेस x हो गया, अब log 10 बेस से छोटा क्या होगा, log e बेस x, क्योंकि e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, तो ये ग्राफ ऊपर को चले गया। फिर ऐसे ही अगर मैं निकालूं log 2 बेस x का ग्राफ, ये आ आएगा। और एक चीज ख्याल करेंगे, जो भी ग्राफ जाएगा वो मेरे किस पॉइंट से जाएगा, 1,0 पॉइंट से जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं log 10 बेस 1 की वैल्यू कितनी होगी, log 10 बेस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। log 10 बेस 1 की वैल्यू 0। अब मैं इसमें अगर चर्चा करूं, देखिए ध्यान देंगे ये ऐसा ग्राफ क्यों बनना है। अगर मैं कहूंगा log 10 बेस 0.5 की वैल्यू क्या होगी, अब 0.5 की वैल्यू आएगी क्या, अब इसको अगर डिस्कशन करेंगे तो क्या निकलेगा, log 10 बेस, ये है ना, log 10 बेस 0.5 इक्वल y हुआ। तो अब इसको उसमें लिखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, 10 टू दी पावर ऑफ y इक्वल कितना होगा, 0.5 होगा। तो इसका मतलब इस y की वैल्यू देखो, 10 की घात y का मान 0.5 है। तो एक कल्पना करते हैं, अगर मैं 10 की पावर 2 कर दूं, ठीक है, 10 की पावर 1/2 लूं, 10 की पावर 1/2 लूं, तो उसकी वैल्यू क्या हुई, √10। अब √10 की वैल्यू क्या होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है नहीं। तो इसका मतलब log, अब देखिए log 10 की पावर 1/2 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग हो रही है, की वैल्यू क्या हो रही है, 0 पॉइंट समथिंग। log 10 की पावर 1/2 की वैल्यू आ रही है 3.3 के अप्रोक्सीमेट, लिख लेते हैं 3.3 के अप्रोक्सीमेट आ गई। ऐसी अगर मैं निकालूं 10 टू दी पावर ऑफ 1/3, 10 की पावर 1/3 की वैल्यू निकालूंगा, तो ये भी लगभग आपके किसके आसपास में आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आने लग जाएगी। तो इसका मतलब ये y की वैल्यू कितनी ज़्यादा छोटी है, देखिए, अर्थात बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है। हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव जा रही हो, नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू। तो इसलिए जैसे जैसे आपका इसकी पावरें छोटी होते रहेंगी, जितनी छोटी होते रहेंगी, वैसे वैसे ये जो ग्राफ है बिल्कुल नीचे को आते रहेगा। देखिए ये बिल्कुल y अक्ष से चिपकने लग जाएगा, अर्थात इस y की वैल्यू बिल्कुल क्या आने लग जाएगी, और घटते जाएगी, और घटते घटते क्या हो जाएगी, लेकिन कभी भी इस y एक्सिस को टच नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इस पर तो जाएगा ही नहीं, है नहीं, क्योंकि किसी भी लॉग फंक्शन में देखिए y की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए 10 की पावर y इक्वल 0.5, 10 की पावर y इक्वल 0.5 है। तो इसका मतलब इस ग्राफ को कभी भी, देखिए ये जो ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ जो है y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, अर्थात जो भी इसका ग्राफ रहेगा वो या तो पहले चतुर्थांश में रहेगा या चौथे चतुर्थांश में रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए अब इसमें एक ग्राफ का मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ध्यान देंगे। एक आपके पास फंक्शन था e टू दी पावर ऑफ x, y इक्वल e टू दी पावर ऑफ x, नेचुरल चरघातांकी फलन, और एक फंक्शन बन गया y इक्वल log e बेस x। अब मैं इन दोनों का ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, और ध्यान देंगे। तो e टू दी पावर ऑफ y इक्वल e टू दी पावर ऑफ x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका ग्राफ जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, अर्थात कहां से जाएगा, 0,1 से जाएगा। ये किसका निकल गया, y इक्वल e टू दी पावर ऑफ x का ग्राफ निकल गया। अब y इक्वल log e बेस x का ग्राफ हमेशा यहां से निकलेगा, ये जाएगा ना, ये किस पॉइंट से निकलेगा, 1,0 से। तो इसका ये किसका है, log y इक्वल log e बेस x, ठीक है। अगर सपोज दैट मैं यहां से एक रेखा डाल दूं ऐसे, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है y बराबर e टू दी पावर ऑफ x का, यहां पर इमेज टाइप बनेगा। इसको आप इस रेखा से, ये रेखा जो है मेरी y इक्वल x वाली रेखा है, ये रेखा जो है y बराबर x वाली रेखा है जो ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस रेखा के सारे रिस्पेक्ट में इस ग्राफ को पूरा फोल्ड कर दूं, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को ढक देंगे, अर्थात y इक्वल log e की पावर x का जो इमेज बनेगा इस रेखा के रिस्पेक्ट में, वो कौन बनेगा,
y इक्वल ई टू दी पावर ऑफ x बनेगा, अर्थात दोनों एक दूसरे की इमेज बनेंगी, अर्थात ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे का प्रतिबिंब टाइप बनेगा। किस रेखा के रिस्पेक्ट में? y इक्वल x रेखा के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इसको भी आप एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है, काम आएगा कभी। चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं। तो लॉग फंक्शन क्या है वो तो आपने देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं लघुगणकीय फलनों का बीजगणित। क्या देखते हैं इसका? लॉग फलनों का बीजगणित। लॉग फलनों का बीजगणित, ठीक है। तो अब लॉग फलनों का बीजगणित क्या होता है? पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देंगे, ठीक है। पहला है लॉग ए बेस ए इक्वल हमेशा 1 होगा। उसी बेस पर, देखो सेम बेस पर सेम एलिमेंट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए कैसे आता है, इसको डेरिवेट करने की ज़्यादा वो जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बना है। देखिए लॉग ए बेस ए इक्वल 1 बना बिकॉज, देखो इसको उसमें लिखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ए टू दी पावर ऑफ 1 इक्वल हमेशा क्या होता है? ए होता है। ए टू दी पावर ऑफ 1 इक्वल ए, तो ए लॉग ए बेस ए इक्वल 1, तो इसलिए हम कह सकते हैं लॉग 2 बेस 2 इक्वल 1, लॉग 3 बेस 3 इक्वल 1, ठीक है। तो ये आपने नोट रखना है, ठीक। अब देखिए सेकंड रूल है लॉग ए बेस 1 इक्वल हमेशा 0 होगा। किसी भी बेस पर, क्योंकि ए का मतलब कोई भी बेस है, किसी भी बेस पर 1 की वैल्यू लॉग पर वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0। क्यों होती है? क्योंकि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, ए टू दी पावर ऑफ 0 इक्वल हमेशा 1 होता है। बिकॉज क्यों किसी भी बेस पर की पावर यदि 0 होगी तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 0 नहीं, क्या होता है, सॉरी 1 होता है। तो इसलिए किसी भी बेस पर 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी, किसी भी बेस पर, ठीक। चलिए दो बीजगणित हो गए। थर्ड आते हैं लॉग ए बेस एम इक्वल, देखिए आधार बदलने के लिए फॉर्मूला है, लॉग ए बेस एम इक्वल होगा लॉग पी बेस एम अपॉन लॉग पी बेस ई हो गया। अर्थात अगर आपको लग रहा है कि लॉग का बेस चेंज करें, बेस इसका ए है ना, तो ए बेस को अगर आपको लग रहा है कि पी बेस लाना है तो आप इसको इस फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं। इनका डेरिवेशन देखिए, तो हम करेंगे क्या, लेट लॉग ए बेस एम इक्वल, मैंने x माना तो सो क्या हो जाएगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा? ए टू दी पावर ऑफ x इक्वल m हो जाएगा। सेकेंड लॉग p बेस m को हमने क्या माना? y, इस तरफ वाले को, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे? p टू दी पावर ऑफ y इक्वल क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। अब थर्ड वाला लॉग p बेस a इक्वल, लॉग p बेस a इक्वल हमने z माना तो क्या निकलेगा? सो p टू दी पावर ऑफ z इक्वल क्या हो जाएगा? a हो गया। तो हमारी 3 इक्वेशन बनी है। अब इन 3 इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस m की वैल्यू को यहाँ पर रखिए, ये दोनों m है तो इन दोनों की वैल्यू को ट्रांसफर कीजिए, इस m की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? p टू दी पावर ऑफ y इक्वल a टू दी पावर ऑफ x हो गया। क्लियर। अब a की वैल्यू को यहाँ से आपने पुटअप करना है, इस a की वैल्यू को p टू दी पावर ऑफ z रखेंगे तो p टू दी पावर ऑफ y इक्वल p टू दी पावर ऑफ z की होल पावर x हो गया, क्यों a की वैल्यू p टू दी पावर ऑफ z है। अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो p टू दी पावर ऑफ zx निकल गया। सो y इक्वल क्या आ गया? z इंटू एक्स आ गया। क्लियर। अब ये वैल्यू मेरी x है, सो x इक्वल क्या हो जाएगा? y, ये z इसके अपॉन में चले गया, सो y अपॉन z। अब x की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा? लॉग a बेस m इक्वल y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू क्या है? लॉग p बेस m, लॉग p बेस m अपॉन लॉग z की वैल्यू रखिए p बेस a, p बेस क्या हो जाएगा? a हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला भी डेरिवेट हो गया। क्लियर। कहीं पर अगर लॉग फंक्शन में अगर आपको बेस चेंज करने की आवश्यकता होती है तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप बेस को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं।
ठीक, चलिए अब आते हैं इसका कुछ यूजेस देखते हैं। जैसे आपको सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूं log 2 बेस 3 की वैल्यू निकालनी है, log 2 बेस 3 की वैल्यू निकालनी है। अब चूंकि आपकी जो टेबल बनी है वो तो साधारण एक 10 ई बेस या 10 बेस, सॉरी, जो log टेबल बनी है वो 10 बेस पर बनी है। तो आपको लग रहा है कि log 2 बेस 3 है, तो इसको आपको ई बेस बनाना है। सपोज करिए ई बेस बनाना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? log ई बेस 3 अपॉन log ई बेस 2। देखिए बेस चेंज कर सकते हैं आप इस फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं दूसरा फॉर्मूला, log ए बेस m इंटू एन इक्वल होता है log ए बेस m प्लस log ए बेस n होता है, ठीक है। अब कैसे निकला ध्यान देंगे, बिकॉज लेट log ए बेस m n इक्वल मैंने x मान लिया, ठीक है। log ए बेस m इंटू एन इक्वल x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो सो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म a टू द पावर ऑफ x इक्वल m इंटू एन हो गया। अब इसको आइए log a बेस m इक्वल y हो गया। सो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे? a टू द पावर ऑफ y, a टू द पावर ऑफ y इक्वल m हो गया। अब इसको लिखेंगे log a बेस n इक्वल मेरा z हो गया। सो a टू दी पावर ऑफ z इक्वल क्या हो जाएगा? n हो गया। तो तीनों लॉग फंक्शनों की वैल्यू को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब इनमें वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो m और n की वैल्यू, यहाँ से m की वैल्यू और यहाँ से n की वैल्यू को ऊपर रखेंगे इस वाले में, तो क्या निकलेगा? a टू दी पावर ऑफ x इक्वल m की वैल्यू क्या है? a टू दी पावर ऑफ y इंटू n की वैल्यू क्या है? a टू दी पावर ऑफ z हो गई, ठीक हो गया, क्लियर। अब बेस सेम है नहीं, तो इंटू करने में पावरें क्या हो जाती हैं? ऐड। सो क्या निकलेगा? a टू दी पावर ऑफ x इक्वल a टू दी पावर ऑफ y प्लस क्या हो जाएगा? z हो गया। अब बेस सेम है तो x इक्वल y प्लस क्या आ गया? z। अब x की वैल्यू रखिए, क्या आया? log a बेस m n इक्वल y की वैल्यू रखिए log a बेस m प्लस z की वैल्यू रखिए log a बेस n हो गया। तो लीजिए ये आपका पूरा हो गया। कोई टफ है? बहुत इजी सा फॉर्मूला है, ठीक। ऐसे ही हमारा सेकंड फॉर्मूला आता है, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड तो ये था ना, अब फोर्थ फॉर्मूला आ गया log a बेस m अपॉन n, ठीक। इसी में कर लेते हैं। तो log a बेस m अपॉन n इक्वल क्या होगा? log a बेस m माइनस क्या हो जाएगा? log a बेस n हो जाएगा। अब इसका डेरिवेशन भी सेम तरीके से है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहां पर थोड़ा सा यहां पर चेंज आएगा। ये यहां पर a बेस क्या हो जाएगा? m अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? m अपॉन n हो गया। अरे सेम प्रोसेस है, क्योंकि मैंने मिटाया इसलिए नहीं, ताकि सेम प्रोसेस आपको दिख जाए, ठीक है। सेम प्रोसेस से हम कर रहे हैं। अब उसके बाद इस m और n की वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो क्या आएगा? a टू दी पावर ऑफ x इक्वल m की वैल्यू यहां से रखी, a टू दी पावर ऑफ y अपॉन n की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? a टू दी पावर ऑफ z। अब आधार समान है तो डिवाइड करने में पावरें क्या हो जाएंगी? माइनस। तो a टू दी पावर ऑफ y माइनस क्या हो जाएगा? z। तो x इक्वल y माइनस क्या आ गया? z। और x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? log a बेस m अपॉन क्या हो जाएगा? n इक्वल log a बेस m माइनस z की वैल्यू log a बेस n। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो कोई टफ है? तो फोर्थ फॉर्मूला हमारा किसके लिए बन गया? log a बेस m अपॉन n इक्वल log a बेस m माइनस log a बेस n बन गया। इजी सा फॉर्मूला हो गया, ठीक। चलिए अब आते हैं इसका फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला है log a बेस m टू दी पावर ऑफ n। समझे क्या हुआ है? log a बेस m की पावर n, तो यहां पर पावर किसकी है? m की पावर n है और a तो बेस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं n log a बेस m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
n log a बेस m लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, इसको हम इस फॉर्मूले से लिखेंगे, बिकॉज log a बेस m n इक्वल, अब m टू दी पावर ऑफ n, अब आपने देखा होगा 2 टू दी पावर ऑफ 10 का मीनिंग क्या हुआ, 2 को कितने बार इंटू करना है, 10 टाइम इंटू करना है। अब मैं लिखता हूं 3 की पावर 5 लिखता हूं, तो इसका मतलब 3 को कितने टाइम इंटू करेंगे आप, 5 टाइम इंटू करेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहां पर है m2, अगर मैं लिख दूं 3 टू दी पावर ऑफ x लिख दूं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 को कितने टाइम इंटू किया हुआ है, इसका मतलब x टाइम इंटू किया हुआ है। 3 को कितने टाइम इंटू किया, x टाइम की तो किया, क्यों इंटू का मतलब इसका मीनिंग तो यही तो हुआ। ठीक, अब वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है m की पावर n, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, log a बेस m को कितने टाइम इंटू किया हुआ है, n टाइम इंटू किया हुआ है, तो m इंटू m इंटू m इंटू डैश कितने टाइम, m टाइम, नहीं सॉरी m नहीं बल्कि कितने टाइम है, n टाइम इंटू कर दिया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, log a बेस m इंटू n इक्वल होता है log a बेस m प्लस log a बेस n होता है, पढ़ा था ना, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको लगाएंगे तो क्या बनेगा, log a बेस m प्लस log a बेस m प्लस log a बेस m प्लस डैश कितने टाइम ऐड होंगे, n टाइम, तो प्लस कितने टाइम आ गया, n टाइम हमारा ये क्या हो गया, ऐड हो गया। अब किसी भी नंबर को यदि आप n टाइम ऐड कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट 2 को यदि आप ये लेते हैं हम, कितने टाइम जोड़ा, 1 2 3 4 5 6, 2 को मैंने 6 टाइम क्या किया, जोड़ा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ ना, यही तो लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हमने log a बेस m को n टाइम जोड़ा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा n टाइम जोड़ा, तो इसका मतलब a log a बेस m कितने टाइम आ रहा है, n टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब n log a बेस क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया log a बेस m की पावर n का। ठीक, कोई टफ है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। ठीक, अब इसका मैं आपको एक यूज दिखाता हूँ। देखिए इसका यूज आप बहुत सारे क्वेश्चनों में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज करेंगे तो वहाँ पर यूज में आ सकता है। देखिए जैसे मैं लिखूँ log 2 बेस 8 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो log 2 बेस 8 की वैल्यू क्या होगी, हम इस 8 को पावर में तोड़ेंगे, log 2 बेस 2 टू दी पावर ऑफ 3 लिख देंगे, log 2 बेस 2 टू दी पावर ऑफ 3। तो अब जो 3 है वो कहाँ आ जाएगा, आगे कौन सा फॉर्मूला, log a बेस m की पावर n वाला, तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, तो 3 इंटू लॉग 2 बेस क्या हो गया 2। क्लियर, तो हमने इसकी फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सेम बेस पर सेम एलिमेंट लॉग पर क्या वैल्यू देता है, 1, तो इसका मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल 3 हो गया। ठीक, एक बार चेक भी कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं है, तो log 2 बेस 8 इक्वल इसका मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सो दैट इम्प्लाई 2 टू दी पावर ऑफ 3 इक्वल क्या हुआ, 8 भी हो गया। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आ गया इसका। क्लियर, तो इस फॉर्मूले को भी आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, बहुत अच्छा सा आपका एक फॉर्मूला ये है। ठीक, एक फॉर्मूला और लिखते हैं, नेक्स्ट नंबर आप लिख लेंगे e टू दी पावर ऑफ log x इक्वल हमारा होता है x। देखिए e बेस log x इक्वल हमेशा कितना होगा, x। ठीक है, ठीक, अब इस देखिए यहाँ पर एक चीज मेन चीज है, इसमें हमने कोई बेस नहीं लिखा हुआ है ना, अगर मैंने खाली log x लिख दिया, क्योंकि जो NCERT नॉर्मल लिख रहा है बेस अगर नहीं लिखा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, log e बेस x ही हुआ। अगर किसी भी लॉग का कोई भी बेस अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपने समझ जाना है कि उसका बेस क्या है, ई बेस है। इसका मतलब वो लघु जो लॉग बना हुआ है फंक्शन वो किस बेस पे है, नेचुरल बेस पे है। ठीक है, अगर कोई भी बेस उसमें लिखा हुआ नहीं है तो। ठीक, चलिए, तो इसकी वैल्यू हमारी x होती है। अब कैसे, देखिए ई बेस लॉग x इक्वल मैंने सपोज दैट y मान लिया, ले लिया ना। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड का लॉग लूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड।
ठीक है। अब मैंने बोथ साइड लॉग लिया तो क्या बन जाएगा, लॉग ई बेस, देखिए लॉग ई बेस, या इसको हम सॉरी, अब बेस तो अब लॉग ले रहा हूं तो नेचुरल लॉग ले रहा हूं, ठीक है। तो लॉग ई बेस लॉग एक्स इक्वल लॉग वाई हो गया। देखिए अब ई बेस तो माना गया, तो लॉग ई बेस ई की पावर लॉग एक्स आ गया, ठीक। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, लॉग m टू दी पावर ऑफ n इक्वल क्या होता है, n लॉग m होता है ना, अभी फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। तो ये जो log x है वो आगे आ गया। सो log x इंटू क्या बच जाएगा, log e इक्वल क्या हो गया, log y हो गया, है नहीं। और log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों, कैसे होता है पता है आपको, क्योंकि अरे e बेस, अरे log e की वैल्यू 1 कैसे हुई, log e बेस e इक्वल 1 ही तो हुआ, क्योंकि सेम बेस पर सेम एलिमेंट पर log की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो log e की वैल्यू 1 हो गई, हो गई। तो हमारा क्या निकलेगा, log x इक्वल क्या आया, log y आ गया, आया। तो log x इक्वल y आया, सो दैट हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल y है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल है, इसका मतलब y के इक्वल है। और y की वैल्यू क्या थी, log e की पावर log x थी। तो सो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू उठा के रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, e टू दी पावर ऑफ log x इक्वल क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, ठीक। तो बहुत इजी सा आपका ये log फंक्शन का एक प्रोसेस है, ठीक। तो इनको आपने थोड़ा सा नोट कर लेना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसका एक बार वो सीखते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर आपको कहीं पर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल हमारा होगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स। अब आपने इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, ठीक है। लॉग एक्स का जो डिफरेंस, अब देखिए ये लिखा, या इसको हम लिख सकते हैं, या डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स होगा। ये हमेशा नोट रखना है कि लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है, किस बेस पर, ई बेस पर। अगर देखिए कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ है ना इसका, यहां पर ध्यान देंगे, कोई बेस लिखा हुआ है इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी बेस नहीं दिया है। अगर कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ है तो आपने खुद समझ जाना है कि उसका बेस ऑटोमेटिक क्या है, ई बेस है, क्योंकि इसका मतलब नेचुरल लॉग है वो, ठीक है। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन आपने करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं हल्का सा एक बार हिंट देता हूं, आपने करना है, ठीक है। हिंट है, लेट एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स है, ठीक। तो आपने इसका एफ डैश एक्स निकालना है, इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, ठीक, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अरे फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ है नी। तो यहाँ पर बन जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखिए, एफ एक्स इक्वल है हमारा लॉग एक्स है, ठीक है। तो हम किस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लॉग एक्स का। तो एफ एक्स इक्वल लॉग एक्स है, तो एक्स की वैल्यू को क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स अपॉन एच हो गया, ठीक। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 लॉग क्या हो जाएगा, अरे लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग एक्स प्लस एच अपॉन एक्स, ये अपॉन क्या हो गया, एच, इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस ये एक्स से एक्स कैंसिल, अरे इसको बांट दो ना, एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक्स एच अपॉन एक्स, एच अपॉन क्या हो गया, एक्स अपॉन एच, ठीक। यहाँ पर एच अपॉन एक्स है तो इसके नीचे भी एक्स लाना पड़ेगा, तो मैंने एक्स से डिवाइड भी कर दिया और एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब इस लिमिट की वैल्यू जो है हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स हो गया, कि ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना, ठीक है, ठीक। तो क्यों एक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए एच अपॉन एक्स क्यों करना पड़ा, क्योंकि एच अपॉन एक्स है तो नीचे भी एच अपॉन एक्स होगा, सेम बेस पर, ये सेम होना चाहिए ना। तो इसलिए एक्स से डिवाइड भी किया, एक्स से मल्टीप्लाई भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला नोट रखना है, ठीक है, क्लियर।
तो हमारे दो नए फॉर्मूले बन गए। एक फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी बनाया हुआ था, वो क्या बनाया हुआ था, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बनाया था। क्या बनाया हुआ था, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल क्या होता है, ई की पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स अगर हम कहें लॉग एक्स इक्वल क्या होगा, 1/x हो जाएगा। ठीक, तो इसको आपने नोट करना है। ठीक।